नमस्कार। हेलो किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं निमिष कपूर। जैसा कि आपको पता है, हेलो किसान कार्यक्रम में हम आपके लिए नए नए विषय लेकर आते हैं और आप उन विषयों से जुड़ी जो खेती की समस्याएं हैं उन पर हमसे सवाल करते हैं। हमारे टोल फ्री नंबरों से सीधे हमसे संपर्क करते हैं और हमारे विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट्स आपको उनके जवाब देते हैं। तो हमारे आज के विषय जो हेलो किसान में हैं, जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, उन विषयों के बारे में हम आपको बता दें। हमारे आज के विषय हैं बरसात में फूलों की देखभाल और फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण। और इन विषयों से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं, संशय हैं, जिज्ञासाएं हैं, जो भी आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, उसको जानने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर आपके पास हैं, और नहीं है तो आप नोट कर लें 1800-113060 और 1800-113061। इन टोल फ्री नंबरों पर फ़ोन करके आप सीधे हमारे स्टूडियो में हमसे संपर्क करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बरसात में फूलों की देखभाल विषय पर जो आपको जानकारी देंगी मैडम वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रितु जैन। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं IIRI पूसा नई दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर नवल किशोर गुप्ता जी। आप विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर राजस्थान में। डॉक्टर नवल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हम बरसात में फूलों की देखभाल पर चर्चा शुरू करेंगे डॉक्टर रितु से। मैडम, अभी बरसात का मौसम है और एक चुनौती है बरसात में फूलों की देखभाल अच्छे से उनमें फ्लावरिंग हो हमारे पौधों में। उसके लिए क्या जो विशेष सावधानियां हैं वो बरतनी होंगी हमारे किसान भाइयों को? जी, जैसे कि हम जानते हैं बरसात का मौसम हर तरफ बहुत ही अच्छी हरियाली और खुशी लेकर आता है और बरसात में सभी पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। पर साथ ही साथ बरसात में पानी जो है हमारे खेतों में, हमारी क्यारियों में, हमारे गमलों में इकट्ठा हो जाता है और अगर उसका उचित निकास का कोई प्रबंध ना हो तो उससे हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। तो सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें जो अपनी फूलों की जो फसलें हैं उनकी क्यारियों में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, जल भराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए और जल का समय समय पर निकास करते रहना चाहिए। हमारी इस समय की महत्वपूर्ण फसलें हैं गुलदाउदी है, गुलदाउदी है और रजनीगंधा या ट्यूबरोज है। तो जो हम गुलदाउदी पानी के भराव को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो गुलदाउदी में बिल्कुल भी पानी का ठहरना नहीं चाहिए और जैसे ही आपको लगे बारिश होकर हटी और पानी इकट्ठा हो गया है तो उसके समुचित निकास का प्रबंध होना चाहिए। जी बिल्कुल। बरसात में फूलों की देखभाल, इस विषय पर देखते हैं खास वीडियो। बारिश के मौसम में वातावरण में पर्याप्त नमी पौधों की बढ़वार में सहायक होती है। इस दौरान होने वाली उमस से बीजों का अंकुरण भी आसानी से हो जाता है, जिस वजह से फूलों के बागों में खरपतवार आसानी से उगाते हैं और ये नमी का संग्रहण कर लेते हैं, जिससे फूल के पौधों की जड़ें गलने लगती है। बचाव के लिए किसान खरपतवार निकालते रहें और जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। गुलाब के बाग में हल्की छटाई करें जिससे नई शाखाएं निकल सकें और फूलों का उत्पादन बढ़े। जुलाई अगस्त महीने में ग्लैडियोलस, चाइना एस्टर में फूल आना शुरू हो जाता है। साथ साथ कार्नेशन में भी फूल आने लगते हैं, इसीलिए कीटों से फसल को बचाने के उपाय करें। किसान इस समय जरबेरा के पुराने पौधों को विभाजित करके लगा सकते हैं। वही नरगिस के बल्ब का भंडारण करें। चाइना एस्टर, गेंदे, कार्नेशन के फूलों की तुड़ाई, जबकि खरीफ गेंदे की फसल के लिए जुलाई से अगस्त माह के अंत तक बुआई कर नर्सरी तैयार करें। इस समय की गई बुआई से अक्टूबर-नवंबर माह तक गेंदे के फूल मिलने लगते हैं। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही रोपाई क्यारियां बनाकर ही करें। गुलदाउदी की अवांछित शाखाओं की छटनी कर देनी चाहिए, जिससे पौधों को आकार मिले और ज्यादा से ज्यादा कलियां आ सकें।
इसके अलावा लिलियम के बल्ब को खेतों से उखाड़ देना चाहिए। इसके साथ ही बेहतर उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए रोगों और कीटों से फसल को बचाने के उपाय करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। जी, बरसात में फूलों की देखभाल से जुड़े इस विशेष रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण की। डॉक्टर नवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर राजस्थान से। डॉक्टर नवल, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हम आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा, अभी शायद संपर्क हमारा बीच में कट गया था, अभी फिर संपर्क हो गया है। डॉक्टर नवल, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण की बात है, बरसात का मौसम आरंभ हो चुका है, इस मौसम में क्या विशेष सावधानियाँ किसान भाइयों को रखनी होंगी? हाँ, विशेष रूप से क्योंकि खरपतवार बगीचों के लिए नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है। इससे सीधे सीधे बगीचों में होने वाले तरह के सस्य डॉक्टर नवल, अगर आप अपना आपका जो फ्रेम आप ठीक कर लें, आप जो भी जिस डॉक्टर नवल, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ, मिल रही है सर जी। हाँ, आप बोलें प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि फलदार पौधों में अगर अपन खरपतवार का नियंत्रण प्रॉपर ढंग से नहीं करते हैं तो बहुत सारी सस्य क्रियाओं पर हम प्रभावित हो जाते हैं। जी। खरपतवार अनावश्यक रूप से फलदार पौधों से पोषणों का खुद उनका वहां से जमीन से पोषक तत्व को ग्रहण करती है, अनावश्यक रूप से पानी को ग्रहण करती है और खरपतवार से अनावश्यक रूप से कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। जी। इन सब के नियंत्रण करने के लिए हमें फलदार पौधों पे बगीचों में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो इस खरपतवार को नियंत्रण हम जब करते हैं तो इसकी भी कई अनेक विधियां हैं। जी डॉक्टर साहब, उन विधियों पर हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप अपने टीवी सेट पर ना देखें और हम बहुत जल्दी आपसे जुड़ेंगे इस रिपोर्ट के बाद। हम देखते हैं फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश से खेतों, बागों और बगीचों में अनावश्यक पौधे उगने लगते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार फसल या पौधों के जरूरी पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं, जिससे फसल के विकास पर विपरीत असर पड़ता है। इसीलिए किसानों को चाहिए कि वो खास तौर पर बारिश के मौसम में खरपतवार नियंत्रण करते रहें। खरपतवारों की समय से रोकथाम न होने से फल उत्पादन में 34 से 72% की हानि की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा फलों की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए समय से जरूरी खरपतवारों की पहचान कर उनके नियंत्रण की योजना बनाएं। फल उद्यानों, वृक्षों के बीच जगह का उपयोग कर अंतर्वर्ती फसलों को उगाकर खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। फलों के पौधों की रोपणी की कतारों के बीच से खुरपी, हैंड हो, व्हील हो की मदद से खरपतवारों को जड़ से निकालकर अलग करें। आम के बागानों में हर 2 साल में ट्रैक्टर से जुताई कर खेत को खरपतवार रहित किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी नियंत्रण किया जा सकता है। फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण पर ये आप विशेष रिपोर्ट देख रहे थे और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर ऋतु मौजूद हैं जो बात कर रही हैं बरसात में फूलों की देखभाल की। डॉक्टर ऋतु, जो हमने आरंभ में आपसे जाना कि बरसात के मौसम में जो सावधानियां बरतनी हैं किसान भाइयों को वो क्या क्या होंगी और इस समय कौन सी मुख्य फसलें हैं हमारे फूलों की, कि उनमें अगर आप फसलों के लिहाज से बताएँ, जो गेंदा है, गुलदाउदी है, गुलाब है, रजनीगंधा है, उनमें क्या सावधानियां फसलों के लिहाज से रखनी होंगी? हम जानते हैं कि बरसात में एक जल प्रबंधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि हम बात करें गुलदाउदी की, तो गुलदाउदी में हमें
गुलदाउदी, गेंदा, किसी भी जो हमारी फूल की फसल है उसमें हमें पानी का भराव नहीं होना चाहिए, पानी हमारा ठहरना नहीं चाहिए और हमें नालियाँ बनाकर जल्दी से जल्दी अगर जल भराव हो गया है तो पानी का निकास कर देना चाहिए और पानी की अच्छी निकासी होनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि अभी गेंदा लगाए हुए और गुलदाउदी लगाए हुए फील्ड में हमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इस समय बिल्कुल सही समय है कि हम पौधों की पिंचिंग कर दें। पिंचिंग मतलब शीर्ष नोचन उसे हम कहते हैं कि ऊपर से हम 2-3 पत्ती जो है वो पौधे की तोड़ दें, ताकि उससे जो पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी और बढ़वार अच्छी होने से उसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा आएंगी, जिसमें कि फूलों की ईल्ड बहुत ज़्यादा, उपज जो है बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। तो यही क्रिया हमने गुलदाउदी में भी करनी है और हमने यह क्रिया गेंदे में भी करनी है। जहाँ तक बात करें गुलाब की, तो गुलाब में इस समय अगर कोई पुराने फूल पौधे पर हैं तो उन्हें काट दें, उसकी थोड़ी बहुत कटाई छटाई कर दें और गुलाब में हमें इस समय निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि खरपतवार इकट्ठे ना हो। हाँ, यही सेम खरपतवार ना हो तो उसके लिए हमें निराई गुड़ाई जो है लगातार सभी फसलों में हमें करनी पड़ेगी। रजनीगंधा में इस समय फूल आने का समय है, तो उसमें फूल अपना, अगर हमें एकल वैरायटीज़ हैं, एकल किस्में हैं, तो उनका फूल खुले फूल के रूप में हम इस्तेमाल करें और अगर हमारी कट फ्लावर वैरायटी है या डंडी वाले फूल की वैरायटी है, डबल वैरायटीज़ हैं, तो हम उसको डंडी के समेत फूल को काट लें और काटने के बाद हम फूल को, जो डंडी वाला फूल है उसको हम बाल्टियों में, पानी से भरी बाल्टी में उसका भंडारण करें। साथ ही साथ हम ये ध्यान रखें कि खेत में जो है वो घास पात इकट्ठा ना हो और समय समय पर गुड़ाई निराई करते रहें। जी। और जो शस्य क्रियाएं हैं या इंटर कल्चरल ऑपरेशंस हैं जो हमारे फूल वाले पौधे हैं, उनमें वो शस्य क्रियाएं क्या होनी चाहिए, ये भी हम आपसे फूलों के हिसाब से आप हमें बताएं। जी, देखिए, इस समय हमारी जो बरसात वाली फसलें हैं, मुख्यतः जरबरा है, गेंदा है, गुलदाउदी है, रजनीगंधा है, गुलाब है, इन सब फसलों में सबसे पहले हमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता है जी। और दूसरी बात, गेंदा, एस्टर, गेलार्डिया, गुलदाउदी, इन फसलों में हमें पहली पिंचिंग करने की आवश्यकता है, शीर्ष नोचन जिसे बोलते हैं, ताकि पौधे की बढ़वार अच्छी हो। साथ ही साथ हम खरपतवार इकट्ठा ना होने दें, वहाँ पर उनमें खरपतवार जो है उनकी समय समय पर सफाई करते रहें, वो वीड जो हैं उनको हम समय समय पर निकालते रहें और साथ ही साथ जल का प्रबंधन करें। और जो हमने गमले में जो गुलदाउदी लगाया है तो उनमें हम स्टेकिंग भी करने की, वो स्टेकिंग करें, सहारा लगा दें लकड़ी से उनको, पौधों को। और उसके अलावा इस समय हम जो आने वाली फसलें हैं, जो सर्दी में हम फसलें लगाएंगे, उसके लिए भी हम खेत की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अब कुछ लोगों ने ढैंचा उगाया होगा, तो अब उस ढैंचे को खेत में वापस काट के डाल दिया जाए ताकि वह 1 महीने में गल जाए और उसके बाद जो है उसका जो पूरा नाइट्रोजन है और जो वो भूमि को मिल जाए। तो इस तरह से हमें खेत की तैयारी भी करनी चाहिए आने वाली सर्दी की फसलों के लिए। बिल्कुल। और हम चलेंगे डॉक्टर नवल के पास, और जो फलदार जो हमारे पौधे हैं, जो बगीचे हैं फलों के, उसमें जो खरपतवार नियंत्रण है उसकी हम बात आपसे कर रहे थे। तो डॉक्टर नवल, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से खरपतवार हैं जो बरसाती मौसम में किसानों को परेशान करते हैं बगीचों में फलों के। बहुत सारे अपने जो खरीफ में चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं और घास प्रजाति वाले भी खरपतवार होते हैं जी। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में अगर अपन देखें तो साठी है, चौलाई है, हजारदाना है जी। और गाजर घास, विशेष रूप से जो गाजर घास आप देखते हो जिसको अपन पार्थेनियम बोलते हैं जी। जिससे मनुष्यों को भी नुकसान होता है, फसलों को नुकसान नहीं, मनुष्यों को भी जिसको कारण से नुकसान होता है, ये अभी इस खरीफ के सीजन में बगीचों में विशेष रूप से पाई जाती है। तो अगर अपन इनका अगर समय पर नहीं करेंगे तो इस तरह से पूरी तरह से, क्योंकि बारिश भी पानी मिलता है, ऊपर से पानी मिल रहा है और ये खरपतवार से पूरे बगीचे को एक तरह से खरपतवार से कवर होकर बगीचे पे पूरी तरह से नुकसान कर देता है सर जी। और जो डॉक्टर साहब, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए कौन सी विधियां हैं, कौन से तरीके हैं जो आप यहाँ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, विशेष रूप से क्या है कि अगर हम जब बगीचों में अपन खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें अपन 4-5 विधियों को काम में लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम हैंड बीडिंग, जिसको कहते हैं कि हम हाथ से खरपतवार का बगीचों से निराई गुड़ाई करके निकाल देना।
जो बढ़िया सर्वश्रेष्ठ विधि है। इससे क्या है कि भूमि की भी निराई गिराई हो जाती है और बगीचे से अच्छी तरह से पूर्ण रूप से खरपतवार को निकाला जा सकता है। दूसरा, अगर मान लो बगीचे बड़े हो, अगर हमारे पास में लेबर की कमी है, तो फिर आता है मैकेनिकल। अपन यांत्रिक विधि से, जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं जो बगीचे में काम करते हैं, तो छोटे ट्रैक्टर जो 8 से 10 साल के बगीचे होते हैं, उसको ट्रैक्टर ड्रान इंप्लीमेंट होते हैं, उनके द्वारा से अपन खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा होता है एक मल्चिंग, जिसको कहते हैं मल्चिंग बिछावन जी। मल्चिंग में क्या होता है कि अपन जो प्लास्टिक की सीट है, जो थावले होते हैं पौधों के थावलों में, अपन प्लास्टिक की सीट से उसको कवर कर देते हैं जी। तो जब प्लास्टिक की सीट से कवर कर देंगे तो थावलों में किसी भी तरह का खरपतवार का बीज उगेगा नहीं, और उससे कि हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और एक विधि और आती है, इसमें अपन सस्य क्रियाओं में होता है, उसको अपन बोलते हैं कवर क्रॉपिंग। कि अगर अपन उसमें जैसे कोई दलहनी फसलें हैं, ऐसी जो फैलने वाली फसलें हैं, अगर अपन वो लगा देंगे तो वो एक तरह से वो फसल पहले से कवर कर लेगी पूरे को, तो उस वहां पर खरपतवार नहीं हो सकते। अपन मान लो ये चारों विधियों के काम में नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर अगर आपके खरपतवार आ गया इस समय, तो इस समय फिर अपन क्या है कि फिर अपन रासायनिक विधि पे लेते हैं। तो रासायनिक विधि में भी कि प्री इमरजेंस, अगर अपन को मालूम पड़ गया कि बरसात होने वाली है, बरसात एक आध बरसात हो गई और अभी खरपतवार उगी नहीं, तो उस समय प्री इमरजेंस रसायन हमारे होते हैं ऑक्सीफ्लोरोफेन, एट्राजीन, सीमाजीन, यानी 2 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से खरपतवार उगने से पहले इस पे स्प्रे कर दिया। मान लो किसान यहाँ पे भी चूक जाता है और उसने स्प्रे नहीं किया, तो फिर हमारे पोस्ट इमरजेंस से, यानी कि जो उगे अब उसका क्या करें, तो पोस्ट इमरजेंस में अपन पैराक्वेट है 2 से 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से इसको छिड़काव करके, और जैसे मान लो आपका और भी अगर मान लो ज्यादा ही खरपतवार है, तो जैसे अभी इमेजाथाइपर का है, इनका अपन स्प्रे करके खरीफ में होने वाली फसलों खरपतवारों का बगीचे के अंदर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण और बरसात में फूलों की देखभाल, इन विषयों पर चर्चा जारी रहेगी और हमें इंतजार है आपके सवालों का। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं वो आप नोट कर लें, 1800-113060 और 1800-113061। इन फ़ोन नंबरों पर आप सीधे हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या आ रही है, आपको अपने बगीचे में फलदार पौधों के लेके या जो फूल हैं उनकी देखभाल के लिए, आप हमसे सीधे सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। जी, ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बरसात में फूलों की देखभाल की। और हमारे साथ डॉक्टर ऋतु स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर ऋतु, जो गमले में जो फूल लगाए जाते हैं उनका अगर हम प्रोपोगेशन की बात करें, उनकी देखभाल की बात करें, तो क्या सावधानियां रखनी होंगी खासतौर पर बरसात के मौसम में? जी देखिए, गमले वाले जो पौधे हैं, चाहे वो फूल वाले पौधे हैं या पत्ती वाले पौधे हैं, इस समय बहुत अच्छा समय है पत्ती वाले पौधों को मल्टीप्लाई करने का। हम उनका प्रवर्धन कर सकते हैं।
और साथ ही साथ गमले वाले पौधों का अगर पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, वृद्धि ज़्यादा हो गई है और पॉट हमारा छोटा हो गया, गमला छोटा हो गया है, तो इस समय हम गमलों को बदल भी सकते हैं, नए गमलों में पौधों को लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात के समय में लगाए गए जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान गमले वाले पौधों में भी वही रखना है, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है गमलों में भी। और हमने गर्मी के मौसम में अधिकतर गमलों के नीचे हमने तस्तरी या ट्रे रखी होती है, तो इस समय वो तस्तरी और ट्रे हटा देनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी पानी एकत्रित हो जाएगा अगर हम गमले बाहर रखते हैं। और अगर पानी भर जाता है गमलों में तो गमलों को टेढ़ा करके हम उनका पानी निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ प्रवर्धन करने के लिए हमें जो है कुछ वृद्धि नियामक जैसे IA और IBA वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये बाज़ार में कमर्शियल फॉर्मुलेशन के नाम से भी मिलते हैं, और उनका प्रयोग हम कर सकते हैं कटिंग बनाकर या फिर सेपरेशन करके हम पौधों को अलग करके उगा सकते हैं। जी, और जो एनुअल पौधे हैं फूलों के, जो वार्षिक पौधे हम जिन्हें बोलेंगे, तो वो कौन से ऐसे किस्में हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं फूलों के जो इस मौसम में लगाए जा सकते हैं? बरसात में मुख्य बहुत ज़्यादा हमारे पास रेंज नहीं होती, पर फिर भी कुछ फूल हैं जैसे कि गेंदा हुआ, चाइना एस्टर है, गेलार्डिया है, गोम्फरीना है, पोर्चुलाका है, सदाबहार है। तो इस तरह के जो पौधे हैं उन्हें हम लगा सकते हैं, और उनको हमें जुलाई के महीने में हम उनका नर्सरी डाल देते हैं, और अगस्त के अभी इस वक्त हम उन्हें खेत में रोपित कर देते हैं। और रोपित करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर समुचित निकासी की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ जैसे ही पौधे अपना 1 महीने तक बढ़वार ले लें तो उनकी पिंचिंग करनी चाहिए। और पिंचिंग करने से क्या है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें कि हमें बड को भी तोड़ना पड़ता है, कलिका को भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि फूल का आकार जो है वो छोटा रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा बड्स नहीं रखनी है, हमें बड्स थोड़ी कम करनी पड़ती है अगर हमें बड़े आकार का फूल चाहिए। साथ ही साथ बरसात के मौसम में क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी होती है, तापमान अधिक होता है, तो बहुत सारी बीमारियां और कीट लगने की आशंका रहती है। तो हम समय समय पर अपने पौधों को देखते रहें और ध्यान रखें कि कहीं कोई किसी बीमारी का प्रकोप तो नहीं हो रहा है या किसी कीट का प्रकोप तो नहीं हो रहा है। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि बरसात के मौसम में जो कीड़ों का या बीमारियों का प्रकोप अगर हो गया है, गेंदे की प्रजाति, गेंदे के फूलों पर हम गुलाब की खेती कर रहे हैं, तो गेंदा और गुलाब बहुतायत में इसकी खेती होती है हिंदुस्तान में, तो उसमें किस तरह के रोगों की संभावनाएं रहती हैं और उन रोगों के निवारण के लिए कौन से ऐसे जो छिड़काव हैं वो करने चाहिए? जी, गेंदे में इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो बड रॉट, बरसात में बड रॉट आता है, जो कि बरसाती गेंदा होता है, उसमें बड रॉट की समस्या रहती है। और बड रॉट 2 कारण से होता है। एक तो कभी कभी उसमें थ्रिप्स और माइट का प्रकोप होता है, तो उसके लिए हमें मोनोक्रोटोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए, या कभी कभी वो फंगस के कारण भी होता है, तो उसके लिए हमें कैप्टान 1.5 ml प्रति लीटर का घोल बना के, या मैंकोजेब जिसे हम कहते हैं, मैंकोजेब का घोल बना के 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर अगर उसका स्प्रे करें तो उससे बड रॉट की समस्या गेंदे में दूर हो जाती है। और गुलाब में इस समय डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ का ज़्यादा इफेक्ट रहता है, क्योंकि बरसात है और आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से डाउनी मिल्ड्यू मतलब भूरे रंग के पत्तों के नीचे भूरे रंग की ग्रोथ आने लगती है। तो उसके लिए भी हमें बेबिस्टिन और मैंकोजेब का स्प्रे करना चाहिए 1.5 ग्राम प्रति लीटर, और 1.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर और 2 ग्राम बेबिस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और ये जो स्प्रे हैं हमें 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर लेना चाहिए, ताकि हमारे जो बीमारियों की रोकथाम हो सके। जी, और अब हम फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे डॉक्टर नवल से। डॉक्टर नवल, ऐसे कौन से तरीके हैं जब किसान जो फलदार पौधे हैं जब उनका रोपण करते हैं, जब खेती आरंभ करें, तो मिट्टी की देखभाल किस तरह करनी चाहिए कि खरपतवार का प्रकोप कम से कम हो?
हाँ, बहुत बढ़िया है कि जैसे ही हम बगीचे की स्थापना कर देते हैं जी और बगीचे की स्थापना करने के बाद में अगर हमारा किसान की सबसे पहला तरीका है कि वो अगर उसकी निराई गुड़ाई समय पर करता रहे, तो जी निराई गुड़ाई को समय पे करने से क्या होगा कि वो उसको समूल खरपतवार को जड़ सहित निकाल लेगा। जी तो जड़ से ही निकाल लेगा तो उस थावले में जब खरपतवार वो पौधा ही नहीं रहेगा, एक उसको बीज ही नहीं बनेगा, तो फिर उसमें ज्यादा खरपतवार नहीं होंगे। जी दूसरा है कि अगर अपन इस पर अगर मल्चिंग का प्रयोग करके फिर अगर मान लो नया बगीचा लगाते हैं, तो मल्चिंग के प्रयोग से काफी लंबे समय तक अपन खरपतवार की ग्रोथ को, खरपतवार की अंकुरण को जी सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन दोनों तरीकों को अपन किसान अगर नए नए बगीचों में अपनाता है तो निश्चित रूप से एक वो परफेक्ट खरपतवार नियंत्रण कर सकता है। और डॉक्टर साहब, ये जो फलों वाले पौधों के जो बगीचे हैं उसमें हाँ। बहुत सारे खरपतवार ऐसे भी उगते हैं, जैसे गाजर घास है उदाहरण के लिए, हाँ। जो मुझे पता है कि ये जहरीला पौधा है और इससे बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन और यहाँ तक कि बहुत सारे ट्यूमर भी हो सकते हैं। हमारी मवेशियाँ भी इसको अगर खा लें तो उनमें रोग हो जाते हैं। तो जब हमें खरपतवार नियंत्रण करते समय जब किसान भाई खरपतवारों को तोड़ के निकालें या कुछ ऐसे उसमें छिड़काव करें जिससे कि वो खरपतवार मर जाएं, तो यहाँ पर सवाल ज़रा लंबा है और मैं विस्तार से इसका उत्तर जानना चाहूँगा। तो हमको ऐसे खरपतवारों को निकालते वक्त अपने शरीर को बचाना है, अपनी त्वचा को बचाना है, ये भी शायद इसमें ज़रूरी होगा, और मवेशियों को भी हमें उनसे बचाना है, कहीं वो भी ना खा के उनका कुछ समस्या हो। और कौन से ऐसे छिड़काव हैं जो हमें उन खरपतवारों पर कर कर उनको हम नष्ट कर सकते हैं, जो हमारे पौधों को, हमारे जो फल वाले पौधे हैं उनको खराब ना करें वो छिड़काव? बहुत बढ़िया है। देखिए, इस समय जो वो आपने गाजर घास को लेकर और इससे संबंधित ऐसे जो पौधों को लेकर जो किया है, गाजर घास का पूरे देश में गाजर घास उन्मूलन सप्ताह का भी ये कार्यक्रम किया जाता है जी। तो सबसे पहले किसान भाइयों को हम ये सलाह देंगे कि ऐसे खरपतवार नियंत्रण करने के लिए अगर मान लो वो एक समन्वित प्रयास करता तो अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर और सभी लोगों को जो भी खरपतवार को हटाए, जब मान लो मैनुअली अगर वो हटा रहे तो सबसे पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर मैनुअली हटाकर पहले एक जगह इकट्ठा कर ले। जी, और सर बेहतर है कि अपना हम अगर चेहरा भी ढक लें और आंखें भी कोई चश्मा लगा लें तो वो भी, क्योंकि गाजर घास बहुत जहरीला पौधा है, अगर वो आपके खेत में आ गया, बगीचे में आ गया। जी, वो अपन जो छिड़काव करने वाला जो पूरा जो कपड़े पहनते हैं, अगर उस कपड़े को पहनकर उस पे चश्मा वाला मास्क वाला चश्मा लगाकर और मुंह पर मास्क लगा ले और हाथों पे ग्लव्स पहन ले और वो जो कीट नियंत्रण के लिए वो कपड़ों का प्रयोग करता है ना, उसको पहन के फिर करता है। और फिर जो इम्पोर्टेंट बात क्या है जो भी आपने पूछी थी कि मवेशियों को, कि वो जो खरपतवार निकाल के उसको ऐसे ही फेंके नहीं रोड पे, रास्ते पे जी। उसको या तो अपने जहां पर वो खाद का गड्ढा बन रहा है, सबसे बेहतर है कि आम यानी कि एक तो खरपतवार का निर्मूलन हो गया और उसी को किसी खाद के गड्ढे में डालकर उसको सड़ा ले और उसको गला ले, तो उसके बीज भी खत्म हो गए, वो पौधा भी कोई नहीं खाएगा और उसको जो उससे बनकर जो उसका खाद बन के आएगा जिसको वो वापस अपनी जमीन में काम में आसानी से ले सकता है। एक तो ये मैनुअली उसको नियंत्रण करने का ये तरीका है। इसको लिए क्योंकि इस समय जो ये गाजर घास का बरसात में सबसे ज्यादा प्रकोप होता है और एक एक पौधा हजारों बीज उत्पन्न करता है, तो हमारे किसान भाइयों को अपने खेत को गाजर घास से मुक्त करने के लिए सपरिवार समस्त यानी कि अपने पूरे उस ढाणी के लोगों को मिलकर एक समन्वित प्रयास करना चाहिए और गाजर घास को पूर्ण समुचित उपायों को, अपने सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए एक अभियान के रूप में ये काम करेंगे, तभी वो अपने खेत को, अपनी ढाणी को, अपने गांव को गाजर घास के नियंत्रण से मुक्त कर सकता है। अब रही बात, अगर मान लो अपन रसायनों का प्रयोग करते हैं तो गाजर घास के लिए रसायनों का प्रयोग करना, वो एक समय उनकी ग्रोथ को तो सप्रेस कर देगा रसायनों के प्रयोग से, लेकिन रसायनों के प्रयोग करने के बाद में क्या होता है कि अगर मान लो, क्योंकि वो एकदम खत्म नहीं होता है, हमारे मवेशी खुले में डोलते रहते हैं, है ना, तो अगर मान लो वो मवेशी ने उसको खा लिया बाय द वे और उस तरह से कर लिया तो हमको नुकसान होने की रहती है। अगर मान लो वो सुरक्षित कोई अपना एरिया रखे, मवेशी नहीं आता हो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरिया में अगर वो अपना छिड़काव करते हैं, तो मैंने बताया था कि जैसे
डाईयूरोन है, पैराक्वेट है, आपके जो ग्लाइफोसेट है, ऐसी जो इनको सुरक्षित रूप से, क्योंकि ये समस्त प्रकार की खरपतवारों को नष्ट करते हैं ये, लेकिन इसका इतना होना चाहिए कि तेज हवा नहीं चलनी चाहिए उस समय, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें छिड़काव में भी बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है डॉक्टर साहब। इसमें क्या होता है कि पहली तो मात्रा उचित होनी चाहिए, जरा सी भी अगर ज्यादा मात्रा होती है तो हमारे फसलों पर, दूसरी हवा की दिशा में मुंह होना चाहिए, तेज हवा में छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज हवा से हमने देखा है कि कई बार उसकी तेज हवा के कारण से जो खरपतवार नाशक की फुहारें अपनी जो नॉर्मल क्रॉप होती है उस पर चली जाती है, तो उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकती है। और जो भी खरपतवार जो छिड़काव कर रहा है वो व्यक्ति, उसका नोजल भी इसका जेट स्प्रे वाला नोजल आता है जो समान मात्रा में स्प्रे करे, ऐसा नहीं कि एक जगह छोड़ दिया एक जगह करे। इस तरह से अगर वो अपने खरपतवार उस जो टंकी के द्वारा या जो भी पानी की टंकी के द्वारा या पीछे वाला नैपसेक स्प्रे के द्वारा स्प्रे करता है, तो और स्प्रे करने के पश्चात भी बहुत बड़ी सावधानी है, जो मैंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे भी कई बार इस तरह की समस्या मैंने प्रैक्टिकल में देखी है कि किसान क्या करता है कि स्प्रे करके और मशीन को ऐसे कैसे छोड़ देता है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे चर्चा ये जारी रखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आप बात बता रहे हैं कि जब हम खेतों में रसायनों का छिड़काव करें तो उनकी उचित मात्रा में करें, और जिस स्प्रेयर से हम स्प्रे करते हैं खेतों में, वो स्प्रेयर की जो मेज़रमेंट है, जो उसका जितना स्प्रे बाहर निकलेगा आपके जो भी उपकरण है, वो एक सीमित मात्रा में निकले और उसका छिड़काव पूरे खेत में, पूरी मिट्टी में बराबर हो, कहीं ज़्यादा ना हो, कहीं कम ना हो। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है ताकि आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो भी बनी रहे और आपके जो पौधे हैं उनको नुकसान भी ना हो। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं फूलों की, जो बरसात में फूलों की देखभाल और फलदार पौधे के जो बगीचे हैं उनमें खरपतवार नियंत्रण। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रितु जैन। डॉक्टर रितु जी, हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे फूलों की जो खेती करते हैं किसान बरसात के मौसम में, उसमें जो स्थल सौंदर्यीकरण की हम बात करें अगर, क्योंकि बहुत सारे लैंडस्केप जो बनाए जाते हैं उसमें फूलों का बहुत विशेष महत्व होता है, तो
उसके लिए किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सावधानियां, जिसमें हरियाली, लॉन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, देखिए, अगर हम स्थल सौंदर्यीकरण की बात करते हैं तो बरसात का मौसम बहुत अच्छा है कि हम कोई भी नया लैंडस्केप प्लान कर सकते हैं, और जो पुराना हमारा लैंडस्केप है, भूदृश्य है, उसको हम बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी सस्य क्रियाएँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समय बहुत उचित समय है कि अगर हमें कोई नया लैंडस्केप लगाना है तो हम नए वृक्ष लगा सकते हैं, नई झाड़ियाँ लगा सकते हैं, नई झाड़ी नुमा पौधे, चाहे वो पत्तीदार हों, चाहे वो फूल वाले हों, और साथ ही साथ हम नई लताएं या क्लाइंबर्स जिन्हें बोलते हैं उन्हें लगा सकते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में लगाए हुए, पहले तो प्रवर्धन बरसात में बहुत अच्छे से होता है, जड़ें बहुत अच्छे से पौधों में आती हैं, और दूसरा उनकी जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो भी वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पौधा इस समय अच्छे से मिट्टी को पकड़ लेता है और अच्छे से वृद्धि करता है। तो इस समय आप जो भी चाहें तो बरसात में आप ये तीनों चीज़ें, साथ ही साथ वृक्ष, लताओं और झाड़ी के अलावा हम जो लॉन ग्रास, जिसे कि हम हार्ट कहते हैं, गार्डन का दिल जिसे कहते हैं, हम हरियाली जिसे कहते हैं, तो टर्फ ग्रास लगाने का इस समय बहुत ही उचित समय है। और टर्फ ग्रास हम लगा भी सकते हैं। अगर हमने पहले से टर्फ ग्रास लगा के रखा हुआ है तो हम उसकी कटाई करें, उसकी डीथैच करें, उसकी मोइंग करें, और साथ ही साथ उसमें इस समय हम उर्वरक भी डाल सकते हैं, फर्टिलाइज़र हम उसमें डालें, क्योंकि बरसात का मौसम है तो पौधे की जो घास है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और घास लगाने के लिए, यानी कि टर्फ ग्रास लगाने के लिए हम बीजों के द्वारा भी लगा सकते हैं। जो पुराना लॉन है जिसमें कहीं कहीं हम देखते हैं जैसे कि बीच बीच में धब्बे जैसे रह गए हैं, कहीं सूख गया है लॉन, कहीं पीला पड़ गया है, तो उन सबको भी हटाकर मुरम्मत कर सकते हैं और हम नया बीज वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा टर्फिंग एक विधि होती है, या टर्फ प्लास्टरिंग जिसे कहते हैं, उस विधि से भी हम नया लॉन स्थापित कर सकते हैं। उस विधि के बारे में आप बताएं जो आपने विधि का नाम लिया अभी। जी, टर्फिंग एक विधि है जिसमें कि हम पूरा का पूरा लॉन ग्रो करते हैं, नर्सरी में पूरा लॉन लगाते हैं, उसके बाद हम उसको पूरा मिट्टी के साथ लॉन को निकालते हैं और उसके रोल बना लेते हैं। और रोल बनाकर जहाँ पे भी हमें नया लॉन लगाना होता है, पहले से ही मिट्टी तैयार किए हुए मिट्टी में हम उस लॉन को बिछा देते हैं जाकर, और उसके बाद उस पर हल्का सा रोलर चला देते हैं, ताकि जो मिट्टी है और जो लॉन की जड़ें हैं वो मिट्टी में अच्छे से स्थापित हो जाएं, और उसके बाद हल्की सी सिंचाई कर देते हैं। और साथ ही साथ हम बहुत सारे जो हैं बेडिंग प्लांट हम लगा सकते हैं, बरसात के जो पौधे लगा सकते हैं इस टाइम, जैसे कि कुछ बल्बस प्लांट्स होते हैं, हमारे जेफरेंथस है, वो लैंडस्केप में बहुत अच्छा लगता है और बरसात का ही मौसम है, उसमें लगा सकते हैं हम उसे। साथ ही साथ डहलिया जो है, ट्यूबरस डहलिया जिसे हम कहते हैं, उसको भी हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम ये तैयारी कर सकते हैं कि हम आने वाले समय में क्यारी बना के रखें, जहाँ जहाँ पर हमें वार्षिक पौधे लगाने हैं उनके लिए हम क्यारियाँ बना कर रखें, और जगह हम डिसाइड कर लें कि हमें कौन कौन से पौधे लगाने हैं, छाया वाले पौधे कौन से लगाने हैं, और धूप वाली जगह पे कौन से पौधे लगाने हैं। तो इस तरह की सब जो तैयारियाँ हैं वो बरसात के मौसम में की जा सकती हैं। जी, और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे हमारे किचन गार्डन हैं, बहुत सारे दर्शक हमें सुन रहे होंगे जो अपने किचन गार्डन में पौधे लगाना चाहते हैं, फूलों वाले, या बालकनी में लगाना चाहते हैं, या बहुत से लोग छत में भी जो है वो कुछ सीमेंटेड क्यारियां बनाते हैं या बड़े गमले लगाते हैं बड़े अच्छी संख्या में, तो उनमें भी कौन से ऐसे पौधे अभी लगाए जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर किचन गार्डन या बालकनी में जो सावधानियां बरतनी होंगी वो क्या हो सकती हैं? जी, जैसे हम फूल वाले पौधों की बात कर रहे थे, तो इस समय बरसात के जो वार्षिक फूल हैं, जैसे गोम्फरीना है, सदाबहार है, पॉर्चुला का है, कोचिया है, एमरेंथस है, जीनिया है, टोरेनिया है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कॉस्मोस है, कुछ पूजा के लिए लोगों को फूल चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आप कुछ मोतिये के पौधे लगा सकते हैं, आप गेंदे के फूल लगा सकते हैं, और
साथ ही साथ चाइना एस्टर के फूल लगा सकते हैं, गेलाडिया है। तो इस तरह के जो वार्षिक फूल हैं, जो अगर हम बरसात के मौसम में अगर अभी हम लगाएंगे तो हमें दिवाली दशहरे के आसपास फूल मिल जाएंगे। तो जो हमारे किचन गार्डन वाले जो लवर हैं, जो आपने गार्डनिंग करना चाहते हैं घरों में, तो उन लोगों को पूजा के लिए और किसी उत्सव के लिए भी इस तरह से वो फूल उगा सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने गमले वाले जो पौधे हैं, बहुत सारे इस टाइम गमले वाले पौधे लगा सकते हैं जी। और हम अब बात करेंगे डॉक्टर नवल से, जो कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो हमारे फलदार पौधे हैं उनके बगीचे में कैसे खरपतवार का नियंत्रण करें। तो डॉक्टर नवल, आपने जो अभी तक जानकारियाँ दी कि किस तरह से केमिकल का छिड़काव करना है, हमारी चर्चा आपसे वहीं पर रुकी थी, तो उसी को हम अगर और विस्तार देना चाहें तो जो अलग अलग खरपतवार हैं उनमें अगर आप हमको विस्तार से बता पाएँ कि जो हमारे जो फल वाले बगीचे हैं उसमें जो जिस किस्म के खरपतवार उगते हैं, जो आपने बहुत सारे बताए थे, उनमें किस किस तरह का केमिकल का छिड़काव करना है और कैसे और कितनी मात्रा में करना है तो और बेहतर होगा सर। बगीचों में जो हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं जी, वो अलग अलग खरपतवार और अलग अलग फसलों के हिसाब से नहीं करते हैं सर। उसमें हम करते हैं प्री इमरजेंस, यानी खरपतवार के उगने से पहले, और पोस्ट इमरजेंस, खरपतवार के उगने के पश्चात। जो हमारी जो सामान्य फसलें होती है, जो सेलेक्टेड दलहनी फसल, तिलहनी फसल, इनमें हम जो खरपतवार नाशकों का, उसमें एक बीज पत्री वाले, चौड़ी पत्ती वाले और घास वालों के लिए और उनके लिए स्प्रे अलग होता है। तो हमारे लिए जो अगर प्री इमरजेंस, अगर मान लो खरपतवार उगने से पहले, चाहे किसी का भी बगीचा हो, चाहे आम का बगीचा हो, अमरूद का बगीचा हो, अंगूर का बगीचा हो, किसी का भी किसान भाई का हो, कि अगर वो खरपतवार की बरसात यानी उगने से पहले अगर कोई स्प्रे कर सकते हैं, तो मैंने बताया था, मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीफ्लोरोफेन, एट्राजीन, सीमाजीन, ये आपके पेंडामेथिलीन, इन दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर खरपतवार उग गए और थोड़ी चौड़ी पत्ती के हो गए और ज्यादा हो गए और उनकी ग्रोथ 2, 5, 10 सेंटीमीटर की हो गई है या बड़े खरपतवार हो चुके हैं, ऐसे वो उसके लिए होता है पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक। तो पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक में पेराक्वेट है, डाईयूरोन है, ये 2 से 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से छिड़काव इनका करना चाहिए। जो मेन चीज अपन जो चर्चा कर रहे थे कि छिड़काव करते समय हमें जो मुख्य रूप से जो सावधानियां रखनी पड़ती है, जी। एक तो मैंने पहले भी बताया था, हाँ, कि एक तो मात्रा का, दूसरा समय का। प्री इमरजेंस को अपन पोस्ट इमरजेंस में नहीं कर सकते, पोस्ट इमरजेंस को प्री इमरजेंस में नहीं कर सकते। इसको सर और थोड़ा सा और आसान भाषा में बता दें, जो प्री और पोस्ट आपने बताया जी। हाँ, वो इसको आसान भाषा में, एक तो होता है कि हमारे बगीचे में अभी अपन ने बिल्कुल निराई गुड़ाई करके अब खरपतवार उगे नहीं है जी। उगने खरपतवारों को उगने से पहले अगर अपन खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं तो हम उसको प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक बोलते हैं। बिल्कुल। और एक होता है कि अब इस समय हमारे सामने बहुत सारे खरपतवार उगे हैं, बड़ी बड़ी चौलाई हो चुकी है, बड़े बड़े आपके पार्थेनियम हो चुका है, बड़ा बड़ा हो गया, अब खूब सारा खरपतवारों से लदा पड़ा है। उस समय जो खरपतवार नाशक का होता है वो पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक होती है, उसका हमको प्रयोग करना चाहिए, लिए सफल सिद्ध होगा। और मात्रा, कितनी पानी की मात्रा में कितनी दवा, ये हमको पानी की मात्रा, जैसे मान लो अपन को 1 हेक्टेयर की फसल है, 1 हेक्टेयर का कोई भी बगीचा है, जनरली अपन खरीफ की फसलों में 500 से 600 लीटर पानी का उपयोग करते हैं 1 हेक्टेयर जमीन पर छिड़काव करने के लिए। तो 500 से 600 में जितनी मात्रा अपन को, मान लो अपन ड्रम में स्प्रे कर रहे हैं तो 200 लीटर का है, टंकी में स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर का है। तो वो जो घोल बनाए हम उसी हिसाब से घोल बनाए और फिर उसके हिसाब से अपन समान मात्रा में सब जगह स्प्रे होना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा समान जगह को कवर करते हुए, नहीं कि एक जगह छोड़ दिया। 30 चौथी बात होती है कि उसको हवा की डायरेक्शन, ये नहीं कि हवा के विपरीत डायरेक्शन में करे तो सारी दवा उसके मुंह पे आ रही हो, उसके शरीर पे आ रही हो। बिल्कुल। चौथी बात है कि बिल्कुल कई बार क्या होता है, जो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि नोजल कई बार अटक जाता है, अटकते ही वो क्या करता है, नोजल को अपने पास में मुंह के लेकर उसको फूंक देने का प्रयास करता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वो मुंह से फूंक देकर उस नोजल को ठीक कराए। उसको देखिए, या कोई भी तार वार की वजह से उसमें कोई कचरा आ गया तो उसको हटाइए, या पिन की वजह से हटाइए, फूंक मारकर उसको नहीं हटाना है जी। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि जैसे मान लो खरपतवार नाशक का छिड़काव हो गया,
उसके बाद में उसको अच्छी तरह से अपने आप को साबुन से नहाना चाहिए, नहाकर, और जिस टंकी को है उसको 2 या 3 बार पानी से धोना चाहिए। जो मैं अभी पहले बता रहा था, हमारे कई किसानों के साथ में प्रॉब्लम आती है कि किसान ने खरपतवार नाशक का छिड़काव कर दिया, उसके नली में, उसको उस दिन जल्दी में था, उसने नहीं किया, अगले दिन दूसरा किसान भाई आया और उसकी मशीन को ले गया और शायद संपर्क कट गया है हमारे डॉक्टर नवल से। हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है हेलो किसान में। और ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर राजस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर नवल से, जो हमारे फलदार बगीचे हैं उसमें खरपतवार नियंत्रण में क्या सावधानियां रखी जाएं। डॉक्टर नवल हमारे साथ हैं। आप हमें, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? डॉक्टर नवल, आपको आवाज़ मिल रही है? कुछ तकनीकी कारणों से शायद हमारा संपर्क डॉक्टर नवल से नहीं हो पा रहा है। हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नवल से जैसे ही संपर्क होगा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितु जैन और उनसे हम बात कर रहे हैं बरसात में फूलों की देखभाल की। तो डॉक्टर रितु जैन, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, हमारे जो एनुअल जो वार्षिकी जो पौधे हैं उसके बारे में आपने बताया। अब यहाँ पर जो बात आती है कि जो कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं, जो हमारे गेंदा है, गुलाब है, गुलदाउदी है, उसकी बहुत सारी किस्में पूसा संस्थान में जो है डेवलप की गई हैं, उन किस्मों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें बरसात के मौसम की, तो बरसात के मौसम में हम गुलदाउदी और गेंदा लगाते हैं। और पूसा के द्वारा विकसित की गई गेंदे की 4 किस्में हैं, जिसमें से कि हम 2 किस्में इस वक्त, पूसा अर्पिता और पूसा दीप, 2 किस्में हैं जो हम बरसात में लगाते हैं और इनका फूल हमें दशहरे और दिवाली के समय पर उपलब्ध होता है। उसके साथ साथ हमारे गुलदाउदी की बहुत सारी नई नई किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें पूसा सेंटिनरी, पूसा अनमोल, पूसा चित्राक्षा, पूसा सोना, पूसा गुलदस्ता और पूसा अरुणिमा, इस तरह की, पूसा अरुणोदय, इस तरह की किस्में हैं जो कि गुलदाउदी के लिए विकसित की गई हैं। और इनके पौधे भी आपको पूसा संस्थान से मिल सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले समय में ग्लैडियोलस
और गुलाब का जो प्रवर्धन किया जाना है या उनकी खेती की जाएगी आने वाले समय में। अक्टूबर के समय में हम ग्लैडियोलस लगाते हैं और गुलाब लगाते हैं। तो गुलाब की हमारे यहाँ से बहुत सारी किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें अर्जुन है, रक्तगंधा है, रक्तिमा है, पूसा महक है, और ग्लैडियोलस में हमारी बहुत सारी नई किस्में हैं जिनमें 16 से भी ज़्यादा अधिक जो हैं पुष्पक या जिसे हम फ्लोरेट बोलते हैं वो होते हैं। और प्लांट की जो हाइट है, स्पाइक की लेंथ भी जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी कि कहा जाए तो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले जो हैं ग्लैडियोलस के फूल उससे प्राप्त किए जा सकते हैं। और उसकी मुख्य किस्में जो पूसा इंस्टीट्यूट ने डेवलप की हैं वो हैं पूसा सृजना, पूसा उन्नति, पूसा रेड वैलेंटाइन, पूसा विदुषी, पूसा किरण, पूसा शुभम। तो हमारी इस पूसा सिंदूरी, इस तरह पूसा शांति, इस तरह 30 से अधिक किस्में जो हैं वो आपको ग्लैडियोलस की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, जो कि वहाँ से ली जा सकती हैं। और इसके साथ साथ इस समय में हम बोगनविलिया भी लगा सकते हैं। बोगनविलिया जो है भूदृश्य निर्माण के हिसाब से एक बहुत अच्छा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपने सवाल पूछा था किचन गार्डन के लोगों के लिए, किचन गार्डन लवर्स के लिए बोगनविलिया जो है वो बहुत ही अच्छा पौधा है, क्योंकि उसको कम देख रेख के और कम पानी के उगाया जा सकता है। और वो साथ ही साथ हम आप देखेंगे कि सड़कों के डिवाइडर्स पे बहुत ज़्यादा लगा होता है, क्योंकि उसमें जो है वो प्रदूषण को एब्जॉर्ब करने की भी बहुत अच्छी क्षमता होती है, वो वातावरण को भी स्वच्छ करता है। तो इसकी भी पूसा संस्थान से 6 किस्में निकली हैं, जिसमें विशाखा है, डॉक्टर आर पाल है, सोनट है। तो वो जो किस्में हैं वो भी आप जो भी लोग चाहें तो वो पूसा संस्थान में आकर वहाँ से इनके पौधे जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और जयपुर राजस्थान कृषि विज्ञान केंद्र से विशेषज्ञ डॉक्टर नवल किशोर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नवल, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ, बोलिए सर, बताइए। जी, तो ब्रेक से पहले जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो आपने बताया कि खरपतवार नियंत्रण में प्री और पोस्ट इमरजेंस जो दोनों में किस तरह से हमें कीटनाशकों का या हमें केमिकल्स का छिड़काव करना है। तो अब ये एक यहाँ पर बात आती है कि जो किसान भाई ने पहले अपना उतना अलर्ट नहीं रहा और बहुत सारे खरपतवार उग गए, तो मुझे लगता है कि क्या कुछ हमारे जो फल वाले पौधे हैं उनकी जो उत्पादन में भी फर्क पड़ता होगा? जब अब खरपतवार अगर अभी अगर अपन उग गए और किसान भाई उसका नियंत्रण नहीं करता है तो जो कुछ तकनीकी समस्या है। नवल जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार हम फिर प्रयास करेंगे। एक बार जी नवल जी, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? अच्छा, अभी फ़ोन से संपर्क कट चुका है। तो हम जो आज बात कर रहे थे फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण की, नवल जी ने बहुत तमाम सारी जानकारियां दी कि किस तरह से हम हमारा जो भी टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम केमिकल का छिड़काव करते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए, उसमें जो नोज़ल है उसका ध्यान रखना है, उसका क्वांटिटी बराबर हो, बहुत सारी जानकारियां दी। ऋतु जी, जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे किचन गार्डन की, जो आपने तमाम सारी वैरायटीज़ के बारे में बताया, फूलों की जो वैरायटीज़ हैं बरसात के मौसम में फूलों की देखभाल, ये इसमें जो आपने बताया कि जो पूसा संस्थान ने बहुत सारी प्रजातियां विकसित की हैं, तो उसके लिए देश भर में, क्योंकि देश बहुत बड़ा है जी, तो ये जो फूलों के जो बीज हैं या पौध है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे देश में? क्या कृषि विज्ञान केंद्रों के ज़रिए जाती है वो पौध, या कुछ और ऐसे नर्सरीज़ हैं या ऐसे वेंडर्स हैं जिनके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होती है? जी, जैसे कि हमारी बात की जाए, अगर हम गेंदे की बात करते हैं तो गेंदे की हमारी किस्में हैं पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा। तो अगर हम इन किस्मों की बात करें तो इसका बीज आज के समय में हर
कृषि विश्वविद्यालय के पास है और कृषि विश्वविद्यालय के अलावा सब कृषि विज्ञान केंद्र में इसका बीज उपलब्ध होता है। पूरे देश भर में ये किस्में उगाई जाती हैं। जो किस्म हमारे यहाँ पर विकसित होती है तो वही किस्म जो है वो सभी विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो उन फसलों को उन वैरायटीज़ को लेकर जाते हैं, अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और अपने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ जो किसान चाहते हैं वो यहाँ से हमारा सीड प्रोडक्शन यूनिट है, बीज उत्पादन इकाई है जो बहुत लार्ज स्केल पे उसको डेवलप करता है, तो उनसे भी जो बीज हैं वो खरीदे जा सकते हैं। बहुत अच्छा मैम। बरसात में फूलों की देखभाल और फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण, इन दो विषयों पर आज हमने चर्चा की और मैं बहुत आभारी हूं डॉक्टर ऋतु जैन आपका, जो आपने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, और डॉक्टर नवल किशोर गुप्ता जी आपके भी हम बहुत आभारी हैं। आपने तमाम सारी जानकारियां किसान भाइयों से साझा की और मुझे लगता है कि इनको वो ज़रूर अपने बगीचे में और अपने फूलों की खेती में अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवल जी आपका और डॉक्टर ऋतु जैन आपका। और अब हम आपको बता दें कि हमारा जो ईमेल आईडी है जिस पर आप अपनी जिज्ञासाएं सवाल कर सकते हैं वो आप नोट कर लें, लेकिन उससे पहले जो हमारे कल के विषय हैं वो हम बता दें आपको। हमारे कल के विषय हैं सोयाबीन की देखभाल और खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन। सोयाबीन की देखभाल और खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन, इन विषयों पर आप अपने सवाल, अपने जिज्ञासाएं आप सीधे हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। और आप फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक में आप टाइप करेंगे हेलो किसान और आप तमाम सारी जानकारियां वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो कॉल सेंटर के नंबर हैं वो भी आप नोट कर लें। वो नंबर 1800-113060, जो सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। ये टोल फ्री नंबर है। इसमें भी आप अपनी जिज्ञासाएं, अपने सवाल, अपने सुझाव और जिन विषयों को आप हेलो किसान में सुनना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके जो समस्याएं हैं उनके समाधान अपने एक्सपर्ट्स के साथ प्रस्तुत कर सकें और आपके सवालों के जवाब आपको दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। हेलो किसान में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।